आइडिया है, आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टेंस की रिलेशन समझ में आए, वो समझ जाओ तो कंडक्टिमेट्रिक टाइट्रेशन समझ जाओगे। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा ग्राफिकल क्वेश्चंस से आते हैं यहाँ से। एक बार आज तक मैंने एडवांस पे देखा है, बाकी इधर उधर आता रहता है, इन हाउस एग्जाम में आता रहता है। चलिए मेरे साथ लिखिए, वी आर इन द लास्ट कंपोनेंट ऑफ कंडक्टर एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। वंस डन हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ये एक स्टॉपेज आएगा। इसके बाद ये खत्म होने के बाद हमें एक लंबा सेक्शन में एंटर करना है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, वो खत्म हो जाए, फिर लास्ट पे जाके इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो आपकी टेस्ट की डेट शिफ्ट हो गया, पता चला ना सब कुछ, ये अच्छा है। हाँ, सिलेबस को लेके कोई चिंता नहीं है, सिलेबस ठीक समय एकदम होगा। टेस्ट थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था थोड़ा स्पेस हो जाना बेहतर है, क्योंकि कुछ सेंटर में टीचर्स की हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम इसे सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, तो ओवरऑल उन्होंने पीछे कर दिया है। हम लोग जैसे पढ़ते थे पढ़ेंगे, बट आप टेस्ट और सिलेबस कंप्लीशन के बीच आपको अच्छा खासा गैप मिल जाएगा, जिसे आप तैयार कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ लिखिए, हम बात करेंगे आयनिक मोबिलिटी और आयनिक वेलोसिटी की। लिसन, the velocity with which an ion moves in the medium सर ये भी एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस है ना? हाँ, उसी में चल रहे हैं हम लोग। मैंने 5th पॉइंट लिखा है, मुझे लग रहा है 4 पॉइंट हम किए थे, 4 पॉइंट हम किए थे, 5वां पॉइंट। The velocity with which an ion moves in the medium is proportional to electric field. या field strength. So V proportional to X. X is electric, you can call it E also. चलो X कर दिया कोई बात नहीं। X is the field, is the field strength. My objective is not to teach you how electric field strength influences velocity, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। My objective is to introduce 2 different terms. One is called ionic velocity, the other is called ionic mobility. This is velocity, and V is equal to ux. U is the ionic mobility. Ionic mobility is not to be confused with ionic velocity. The proportionality constant is called ionic mobility. अच्छा, how does it help us? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, but I can just give you a hint. इसके ऊपर बात कर एक हिंट दे सकता हूँ कि क्या होता है प्रैक्टिकली एक मीडियम के अंदर तुम तो फील्ड अप्लाई करते हो ना, फील्ड अप्लाई करते हो, वो फील्ड फेल्ट बाय द आयन, एक्सपीरियंस्ड बाय द आयन डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन में। रीजन इज बिकॉज उनकी मोबिलिटी डिफरेंट है, क्योंकि मीडियम को न्यूट्रल बना के रखने के लिए वेलोसिटी को समान होना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा बात उस पर नहीं कर रहा हूँ, मुझे खाली बोलना था कहीं आप दोनों वर्ड्स एक जैसा ना फील करें। जब आप कंडक्टेंस की बात करते हैं, वो दैट्स अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ मोबिलिटी, नॉट वेलोसिटी। I repeat, my entire intention was to teach you 2 terms, velocity and mobility. These are 2 different terms. Velocity is used in some other context which we are not studying. One of them is experiment is called moving boundary method, that uses the concept of velocity. We are here confined to the concept that is ionic mobility. Mobility is actually the proportionality constant of this equation, and that is linked to ionic conductance. Is the mobility, it is linked to ionic conductance, linked to ionic conductance. Ui naught equal to lambda I naught by F. F, you know, 1 Faradays.
1 farad is 96,500 coulomb. So any ion whose ionic mobility is very high will have very high ionic conductance. We are talking about ionic conductance what we had studied in Colras's law. हर आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टेंस वैल्यू होती है. आई रिपीट, हर आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टेंस वैल्यू होती है. उसी कंडक्टेंस को तू F पे डिवाइड कर, जो मिलेगा तुझे आयनिक मोबिलिटी. इन अदर वर्ड्स, जिन आयन की आयनिक मोबिलिटी बहुत फास्ट हाई है उनकी कंडक्टेंस भी हाई होता है. ताकि मैं आगे जाके बोल पाऊंगा तुझे H+ की आयनिक मोबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए H+ की आयनिक कंडक्टेंस वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए HCl इतनी हाई दिखा रहा था ग्राफ में. Followed by OH-, and I'll be writing few lines about the other ions also. So this is called ionic mobility. So इसके बारे में हम लिखेंगे अभी. H+ ion in water medium has the highest ionic mobility. So naturally highest ionic conductance. कि फॉर्मूला कहां से आया, कैसे, कुछ नहीं पढ़ रहे हम. मेरा इंटेंशन मोबिलिटी, वेलोसिटी, आयनिक कंडक्टेंस की टर्म्स को मीनिंग समझाऊं. तो H+ की हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी नेचुरली हाईएस्ट आयनिक कंडक्टेंस होता है. OH- फॉलोज नेक्स्ट. इसके बाद आता है OH-. नेक्स्ट रेस्ट आयंस इसके बाद ही आते हैं. रिगार्डिंग आयनिक कंडक्टेंस आपको दो चीजें याद होनी चाहिए. जो आयन काफी बड़े हो जाते हैं वो काफी स्लो मूव करते हैं, और जो आयन ज्यादा चार्ज कैरी करते हैं जैसे +2 एंड +3 वाले आयंस, वो ज्यादा हाई आयनिक कंडक्टेंस भी दिखाते हैं, उनकी कंडक्टेंस भी हाई होता है. तो हमें इस बात को, हमें यही सेंटेंस लगेगा. आप लिखना बंद करेंगे तो मैं एक छोटा सा चीज पूछूंगा. क्या आप बता पाएंगे मुझे लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, इनमें आयनिक कंडक्टेंस किसकी हाई है इन वाटर मीडियम वाला बोल पाएंगे? इसका हाँ, ये बात आपको S ब्लॉक में पढ़ाया जाता है. S ब्लॉक में कैसे पढ़ाया जाता है? These are all ions in water medium and the ions will be hydrated. Since it's a very small sized ion, its charge density is very high. Charge density, charge by size. So it gets surrounded by water molecules very efficiently, and that makes it literally big ion in water medium, and it moves very slowly. And when it moves very slowly, you are referring to ionic mobility. That is what you are referring. So with a low ionic mobility, it has low ionic conductance as well. So don't you see that ionic mobility or ionic conductance is linked to the effective size of the ions in the medium? In addition, अगर मैं सोडियम प्लस और मैग्नीशियम +2 की बात करूं, इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि +2 वाला है, ज्यादा चार्ज तो कैरी करेगा ही. +2 वाला तो ज्यादा चार्ज कैरी करेगा. तो किसी भी आयन की जो आयनिक कंडक्टेंस है, यू कैन से आयनिक मोबिलिटी एज वेल, आयनिक कंडक्टेंस उस आयन की इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव साइज एंड चार्ज पे डिपेंड करता है. ये बात करते हुए मैं दो एग्जांपल इंक्लूड करके मेरा आगे बढ़ जाऊंगा मैं कंडक्टिविटी टाइट्रेशन की तरफ. All other ions have considerably lower all other ions have considerably lower value of iron. बाकी बहुत लो है, मैं वैल्यू लिख दो तो सॉरी,
तुझे नहीं याद रखना है, बट फिर भी अगर तू थोड़ा सा याद रखना चाहता है ना, ये अराउंड 350 के आसपास होता है, ये 200 के आसपास होता है। बाकी आयन 76 से शुरू होते हैं, मतलब बहुत नीचे है बाकी आयन। ये मैं थोड़ा आइडिया रहे तो बेहतर है, मैं यूनिट के साथ नहीं लिखा हूँ, आप यूनिट्स के साथ लिख सकते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, 350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। OH माइनस 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। क्लोराइड तेरा 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। लिखना चाहो तो साइड में लिख के रख सकते हो, इनकी यूनिट के साथ ऐसा होता है, ताकि तुझे अंदाज रहे काफी ज्यादा है H प्लस एंड OH माइनस। अच्छा, अब हम उस जनरल सेंटेंस को लिखते हैं। ये जनरल सेंटेंस काम में लगेगा तेरा, और ये दोनों चीजें तेरा काम में लगेंगी, ऊपर का कोई चीज काम में नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला कभी काम में लग जाए, एक आध प्रॉब्लम साथ तेरे पैकेज में है, फॉर्मूला बिठाने से हो जाता है। जनरल चीज क्या है? द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन। अरे सॉलिड सॉल्यूशन का प्रॉब्लम सब हो गया आप लोगों का ना? क्या कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा अपडेट दीजिए मुझे, डाउट तो मैं देख लूंगा। अच्छा सुनिए मैं तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बहुत दिन से बात नहीं हुआ। आप सॉलिड एंड सॉल्यूशन का जो भी थोड़ा सा डाउट है, जो बच्चे कर रहे हैं, ग्रुप में थोड़ा सा कभी कभी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी पोस्ट कर दीजिए, डिस्कस कर लीजिए। मैं तो हूँ ही वहाँ, मैं कभी कभी मुझे लगा तो टॉप अप एक मैसेज मैंने डाल दिया। करते हुए थोड़ा एक्टिव रखिए चीज़ों को, ताकि आप एक दूसरे को हेल्प कीजिए। पीयर ग्रुप स्टडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट मैथ्स एंड फिजिक्स पे काम आपका अच्छा चल रहा है ना? सब कुछ ठीक ठाक है पूरा? डाउट पर सब कर रहे हैं आप लोग? यस सर, पूरा ठीक चल रहा है सब कुछ? तो पूरा करके रखिएगा, क्योंकि इग्नोर करी कोई सब्जेक्ट को आप नहीं कर पाएंगे। एक आध चैप्टर पीछे जाकर थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, वो अलग बात होता है। सब्जेक्ट को इग्नोर आप नहीं कर सकते, करके रखिएगा पूरा। ये बात सही है कि केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा नंबर आते हैं, ये बात सही है, बट इस डजंट मीन कि आप बाकी नहीं करेंगे। करके रखिएगा। प्रॉब्लम कुछ हो जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन ऑलवेज टॉक टू द टीचर्स। ठीक है, इफ यू नीड समथिंग यू कैन ऑलवेज पिंग मी। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट इन द ग्रुप, यू कैन डू इट ऑलवेज इन माय पर्सनल विंडो। So I'll talk to the teachers if where you need some help. अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं मुझे बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा। बट काम करके रखिए, बहुत ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ता है, काम बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। चलिए लिखिए, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन depends on its charge and size. Highly charged and small sized ions, highly charged and small sized ions have high ionic conductance. हाई आयनिक कंडक्टेंस। एग्जाम्पल कर देता हूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयनिक कंडक्टेंस इन वाटर मीडियम। ये ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक। तो थोड़ा इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया, आयनिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं। आपका काम है, आप आयनिक कंडक्टेंस को आयनिक मोबिलिटी नाम से देख सकते हैं। वेलोसिटी का यूज मैंने कुछ सिखाया नहीं, बट वेलोसिटी जो सेपरेट वर्ड कम से कम वो दिखा दिया। अब मैं टाइट्रेशन में चल पड़ा, टाइट्रेशन करूंगा, कंडक्टिविटी टाइट्रेशन। अब आप लिखना थोड़ा बंद करेंगे, मैं 2-4 सवाल पूछूंगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, सुनिए, लिखना बंद करके थोड़ा सा रखिए, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपको। इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं ना, अब मैं HCl, पूरा पेन ड्रॉप कर दीजिए, बड़ा अच्छा है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। तो आप HCl, इस एक्सपेरिमेंट में आप HCl NaOH की टाइट्रेशन कर रहे हैं, आपकी मर्जी। आप NaOH बाहर से ऐड कर सकते हैं, आप HCl भी बाहर से ऐड कर सकते हैं, बट चलिए HCl सॉल्यूशन के अंदर NaOH बाहर से ऐड करूंगा। यूजुअल टाइट्रेशन प्रोसीजर में तुम्हें इंडिकेटर लेना पड़ता है,
और एंड पॉइंट की डिटेक्शन विजुअली होता है, जहां सडन कलर चेंज हुआ वो एंड पॉइंट माना जाता है। बट मैं उसे नहीं सोच रहा हूँ, मुझे ना कंडक्ट मेट्रिक मेथड से करना। मैं क्या कर रहा हूँ देखते रहिएगा, डोंट राइट है। ये मेरा एक कंटेनर है, मैंने कंडक्ट मेट्रिक सेल है, इस पे ये दो प्लेट्स होते हैं। आपको प्लेट पता है क्या प्लेट्स होते हैं, एल बाई ए जो सेल कांस्टेंट आप पढ़े थे वही प्लेट है। ये प्लेट की ये ना इस पे अंदर पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से डूबा है, ये पूरा NaOH सॉल्यूशन, या चलो HCl सॉल्यूशन। आपका काम है कि आप NaOH सॉल्यूशन बाहर से ऐड करेंगे और कंडक्टेंस को बीच बीच में मेजर करेंगे। मानिए 2 ml NaOH ऐड कर दिया, एक बार मेजर किया कंडक्टेंस, फिर 2 ml, फिर 2 ml, फिर 2 ml, फिर 2 ml, ऐसा करते गए। यू डोंट केयर अबाउट द एंड पॉइंट, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप खाली ऐड करो और रिकॉर्ड करो डाटा को, जो डाटा आता है। डाटा आपको क्या मिलेगा पता है, ऐसा मिलेगा। मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, लैम्बडा एम वर्सेस क्या प्लॉट करना, वॉल्यूम ऑफ NaOH। मैं 2 ml, इनिशियली मेरा कंडक्टेंस यहाँ था, आप 2 ml NaOH डाले, कंडक्टेंस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसा आएगा। अब आप काम करें, इनको ना स्ट्रेट लाइन में ये मिलते हैं तो जोड़ दीजिए इन्हें। जहां पे आपकी इंटरसेक्शन आया ना ये दोनों लाइन की, यही आपकी एंड पॉइंट है। एग्जैक्टली इतने में वो न्यूट्रलाइज हुआ है, हो गया मेरा कंडक्टिविटी टाइट्रेशन। कंडक्टिविटी टाइट्रेशन में आप एंड पॉइंट को विजुअली डिटेक्ट नहीं करते, ग्राफिकली डिटेक्ट करते हैं, इसलिए काफ़ी एक्यूरेट होता है। कोई स्लो डाउन करने की कारण नहीं है आपको, एंड पॉइंट में जाके आप आराम से इंटरमीडिएटली ऐड करते रहिए और डाटा चेक करते रहिए, हो गया मेरा काम। अब मुझे इसे समझाना है मोबिलिटी, कंडक्टेंस आदि डाटा से। कैसे समझा रहा हूँ देखिए, आपकी मीडियम के अंदर इफेक्टिवली 2 आयंस थे, H+ एंड Cl- आयन थे। मानिए ऐसा 100 पीस था, ऐसा भी 100 पीस था, मानिए ये 100 पीस, ये 100 पीस था। तभी आपने 20 पीस NaOH बाहर से ऐड कर दिया। ये ऐड हो जाने के बाद आपकी इक्वेशन की, आपकी मीडियम की इक्वेशन चेंज हो गया है। क्या हो गया अभी, अब आपके पास 80 पीस H+ है, क्योंकि 20 पीस OH- आके 20 पीस H+ को न्यूट्रलाइज कर दिए। 100 पीस Cl- है और 20 पीस Na+ आ गया है। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे 20 पीस H+ 20 पीस Na+ से रिप्लेस हो गया। यहां तक मैं क्लियर हूं? क्लियर हूं? हाँ सर। ठीक। अब ना आप 120 पीस NaOH ऐड कर दीजिए, 120 पीस। आपके पास इफेक्टिवली क्या रहेगा, आपके पास अभी है 20 पीस OH-, 120 पीस Na+ और 100 पीस Cl-। Cl- में कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा है, क्योंकि आप 120 NaOH ऐड किए तो 100 OH-, 120 OH-, 100 H+ को न्यूट्रलाइज करके 20 OH- बच गया और 120 Na+ तो मीडियम में पड़ा रहा। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखिए मैं कैसे ग्राफ बना रहा हूं। देखिए ये मेरा कंडक्टेंस है, मैं ना हर आयन को इंडिविजुअली देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है ये कंडक्टेंस है। और हर आयन के लिए मैं सोच रहा हूं, पहला आयन पहला चल क्लोराइड पे ध्यान रखते हैं। तो देख थ्रू आउट तेरा क्लोराइड फिक्स्ड है, क्लोराइड का चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है। तो मान क्लोराइड ने कंडक्टेंस इतना दिखाया, क्लोराइड की कंडक्टेंस, और मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूं नीचे, क्लोराइड की कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं है, वो उतना ही है, शुरू से जितना था अभी लास्ट तक भी उतना ही पड़ा रहता है। जो बच्चा सोडियम की चीजों को देखेगा, सोडियम इनिशियली तेरे पास कोई सोडियम था ही नहीं, सोडियम कहाँ था, HCl तो था। तो ग्रेजुअली तेरे मीडियम में सोडियम आयंस बढ़े जा रहे हैं, तो सोडियम आयन की कंट्रीब्यूशन बढ़ा जा रहा है कंडक्टेंस की तरफ। ये सोडियम आयन के लिए ग्राफ बनाया है मैंने, ये ग्राफ बनाया है मैंने Cl- के लिए। अब चल H+ के लिए देखते हैं। H+ क्या था, शुरू में बहुत हाई कंडक्टेंस दिखा रहा होगा क्योंकि वो बहुत फास्ट मूविंग आयन है, तो मुझे मेरा ग्राफ पेपर में उसे ऊपर लेना पड़ा। थ्योरी समझ रहा हूँ ना, H+ था भी और बहुत हाई कंडक्टेंस भी दिखा रहा था। और जैसे मैंने NaOH ऐड कर रहा हूँ, H+ ग्रेजुअली गायब होते होते इसके खत्म हो गया, एक पॉइंट में खत्म हो गया, खत्म, H+ नहीं है। और जैसे H+ खत्म हो गया वैसा OH- बढ़ना शुरू किया। तो ये कंडक्टेंस किसके लिए है, OH- के लिए, ये किसकी, H+ के लिए। आपकी मीडियम के अंदर ये चारों आयन इधर उधर हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट में 3 आयन आपकी मीडियम में है। शुरुआत में Ha+, Na+, Cl- थे, आप Na बाहर से ऐड किए हैं तभी आया।
और लास्ट पे जाके H प्लस गायब हो गया, बदले में OH माइनस आ गया। तो तू किसी भी मोमेंट में किसी भी मोमेंट में तू सरफेस से चीजों को देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, तुझे इन तीनों आयन की मिला जुला कंट्रीब्यूशन दिखेगा, कंडक्टेंस। तीनों आयन की जो टोटल कंडक्टेंस वैल्यू वही तुझे दिखेंगे सरफेस पे। तो सरफेस पे तुझे क्या दिखेगा पता है? ऐसा दिखेगा कंडक्टेंस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़ा बढ़ रहा है और ये घट रहा है, इसका घटना इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कम होते हुए, और एंड पॉइंट क्रॉस कर जाने के बाद बढ़ते हुए नजर आएगा तुझे। बट केयरफुली देखिए मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं। जितनी स्टीप स्लोप इसका बना है उतना इसका नहीं बना है, क्योंकि मैं समझता हूं OH उतनी फास्ट मूविंग नहीं है, फास्ट मूविंग है बट H प्लस जैसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ रहा है और एंड पॉइंट मुझे ऐसा मिल रहा है। ऊपर से देखता हूं तो चारों आयन की, सब आयन की मिला जुला कंट्रीब्यूशन से मुझे कंडक्टेंस वैल्यू दिख रहा है। आप मेरी बातों को कुछ समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कुछ? हाँ सर। क्या करूं बता दो। मैंने बताया है कि तेरे पास ना इनिशियली तेरे पास तो जस्ट NaOH थोड़ी बस थोड़ी देर के लिए अभी Na प्लस तूने ऐड किया है। तेरे पास ना 3 तरह के आयन्स होते हैं, H प्लस, Na प्लस, Cl माइनस। तो जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है मुझे, इन तीनों आयन की कंट्रीब्यूशन है। मान इस पॉइंट में मैं देख रहा हूं H प्लस की कंट्रीब्यूशन इतना है, Cl माइनस की कंट्रीब्यूशन इतना है, Na प्लस की कंट्रीब्यूशन इतना है, तीनों को मिला के मैंने ऐसा कर दिया। और एकदम लास्ट पार्ट पे जब मैं चला गया तब मेरे पास आयन्स ऐसे हो गए थे। अब H प्लस तो नहीं है बल्कि OH माइनस है। चलो यहाँ पे सोचा ये OH माइनस की कंडक्टेंस है, ये Cl माइनस, Na प्लस की कंडक्टेंस है, Cl माइनस, सब मिला जुला के आपको ऐसा दिखा। किसी भी मोमेंट में जो आयन्स है आपके मीडियम में, सबकी कंट्रीब्यूशन से आपको कंडक्टेंस दिख रहा होगा। बस सही है ना? नहीं, एक काम करेंगे, लिखेंगे ना उधर, अभी लिखेंगे ना हम लोग, लिखने के समय अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछोगे मुझे। सर ये स्लोप नीचे क्यों हो जाएगा OH माइनस का? OH माइनस जितना बढ़ रहा है उतना तो Na प्लस और भी बढ़ाना चाहिए ना, तो स्लोप ज्यादा हो जाना चाहिए। नहीं क्यों? अरे OH माइनस तो इतनी फास्ट मूविंग नहीं है ना H प्लस जैसा। H प्लस जैसा तो फास्ट मूविंग नहीं है ना। तेरे मीडियम से तू क्या कर रहा है, फास्ट मूविंग आयन को रिप्लेस कर रहा है थोड़े से स्लो मूविंग आयन से। ठीक है सर। लिखता हूं, नहीं आएगा, समझ में नहीं आया तो पूछना दोबारा। कंसिडर पहले ग्राफ बना लीजिए पूरा। इस स्लोप को कम रखना, बढ़ाना बट कम रख के बढ़ाना। इतना एंड पॉइंट। यहाँ क्या प्लॉट हो रहा है? लैम्बडा एन। यहाँ क्या प्लॉट हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ NaOH। जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये चारों लाइन की कंट्रीब्यूशन है। मैं चारों लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। ये तरह Na प्लस है जो कि मीडियम के अंदर आते जा रहा है। मैंने ऐसा लिखो, लैम्बडा ऑफ Na प्लस कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयंस, और ये तरह
ये क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस जो फिक्स है मीडियम में, कभी बढ़ा घटा नहीं है। और ये तेरा ये H+ की कंडक्टेंस पूरा एंड पॉइंट में आके H+ पर खत्म, मीडियम से H+ गायब हो गए। ये H+ की कंडक्टेंस, ये लैम्बडा ऑफ H+। मैंने मन ही मन क्या ग्राफ ड्रॉ किया है पता है? ये लाइन एक पॉइंट में आके ये जो इसका स्लोप और इसका स्लोप सब मिला जुला के जब यहाँ ऐड कर दूंगा, मैंने तीनों की वैल्यू ऐड करूंगा तो मुझे लगभग यही मिलना चाहिए। ये एक वैल्यू है कंडक्टेंस की, ये एक वैल्यू है कंडक्टेंस की, ये एक वैल्यू है, तीनों को मिला के ऐड कर देता हूँ तो मुझे इतना मिल जाना चाहिए। ये सोच के मैं कर रहा हूँ ग्राफ। सबकी कंट्रीब्यूशन से कंडक्टेंस बन रहा होगा। और लैम्बडा ऑफ OH माइनस ये लैम्बडा OH माइनस, ये चारों आयन की कंट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा मिल रहा है तुझे। टोटल लैम्बडा आयन तुम्हें ऐसा मिल रहा है, तो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन मिल जाता है। मैं थोड़ा सा पहले थ्योरी में लिखूंगा। द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन is determined graphically the end point of titration is determined graphically hence more accurate will नहीं लिखा, वो अंदाज कर लोगे। अच्छा ठीक है, लिख देता हूँ hence more accurate। next point there no indicator is needed। no indicator is needed, कोई इंडिकेटर की बात तो नहीं है। in this titration H+ ions are gradually removed and after end point concentration of OH minus gradually increases। पहले H+ ग्रेजुअली रिमूव होता है और एंड पॉइंट के बाद धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस ग्रेजुअली बढ़ता है। टुगेदर आपको ऐसा दिखा है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं? हाँ ठीक है ना, किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए अब आप ना बनाओगे, हाँ थोड़े से थ्योरी अप्लाई करोगे। कंसिडर टाइट्रेशन ऑफ क्या कर रहा हूँ मैं, टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप ग्राफ बनाओ तो आप अंदाज करके ग्राफ बनाओ, आप बनाओ, मैं बनाऊंगा, कंपेयर कर लेना। अंदाज किए?
कुछ अंदाज किए? थोड़े एक जगह पे थोड़ा गलती करोगे, बाकी कर सकते हो। सर एक मिनट। अच्छा ठीक है, आप करो, मैं खाली आउटर लाइन बना कर रखता हूँ, आप करो। बोलो, आप बोलो क्या करूं? सर नो पहले आइडिया। डिक्रीज करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज करेगा। अच्छा चल, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पहले सर सबसे, OH माइनस एंड पॉइंट पे थोड़ा ऊपर रहेगा। हाँ एंड पॉइंट पूरा शार्प इंक्रीज करेगा, माने एंड पॉइंट के बाद पूरा शार्प इंक्रीज करेगा, क्योंकि नहीं मीडियम के सर, अंदर एक और फास्ट नॉन, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नॉन जीरो से स्टार्ट करेगा। हाँ नॉन जीरो से स्टार्ट करेगा। ये पहले ना थोड़ा डिप करता है, डिप करके थोड़ा सा बढ़ता है, इसके बाद रैपिडली बढ़ता है। कारण क्या होता है देख, तेरे पास ना एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड की कुछ तो कंडक्टेंस होंगे, मैं समझ रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम होगा, इसलिए HCl की ग्राफ ऊपर से शुरू किया था, एसिटिक एसिड ग्राफ नीचे से शुरू कर रहा हूँ, कम तो होगा ही। बट जैसे थोड़े से सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड किए थे, बस थोड़े से, तब एसिटिक एसिड सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया और कॉमन आयन इफेक्ट काम कर जाता है। ये सॉल्ट क्या करता है ना, इसके आयनेशन को और सप्रेस कर देता है, तो इसकी कंडक्टेंस ड्रॉप होता है। नहीं तो ड्रॉप होने के पीछे कोई कारण नहीं है, और ड्रॉप क्यों होगा? सप्रेस करता है, कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है। कुछ देर के बाद कॉमन आयन इफेक्ट ओवर पावर हो जाता है इस सॉल्ट से, इतना सॉल्ट अब मीडियम में बनने लगा है कि कंडक्टेंस बढ़ने लगता है। एक पॉइंट में जाके आपकी एसिड खत्म हो गया, अब आप मीडियम के अंदर NaOH डाल दिए, NaOH डाल देने से क्या होगा, एक फास्ट मूविंग OH माइनस आयन आने की वजह से कंडक्टेंस रैपिडली बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका मुझे लिखना पड़ सकता है, चलिए लिखते हैं। सर यहाँ पे थोड़ा बहुत बफर काम करेगा जहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट काम किया। बफर देखिए, बफर आपका, बफर से मुझे कंडक्टेंस पे असर नहीं आएगा। क्यों हो रहा है पता है ना, आपकी सॉल्ट भी तो क्रिएट होना है ना मीडियम में, बफर आपकी पीएच को कर सकता है, बट इस पे नहीं आएगा असर, क्योंकि मीडियम में सॉल्ट भी तो क्रिएट हो रहा है ना, सॉल्ट तो कंडक्टेंस को कंट्रीब्यूट कर देंगे। माने जैसे आप सोचो कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड था और आपने 80 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया है, सोचो, तो आपके पास 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है और 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटेट है। अभी भी ये बफर है, बट बफर से मेरा कंडक्टेंस इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट सिंस 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट बन गया है मीडियम में, जो कंट्रीब्यूट कर देंगे कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस हाई आ जाएगा। बफर से कुछ नहीं हो रहा है मेरा, है ना बात? यस सर। हाँ चलो लिखो फिर नेक्स्ट वन। यहाँ से तेजी से बढ़ेगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने ग्राफ को, बट ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ा और करूँ ऐसा, हल्का सा कम करके ऐसा बढ़ाएंगे, इसके बाद रैपिडली बढ़ाएंगे। ये आपका एंड पॉइंट। Initially, a salt is formed which lowers the ionization of acetic acid. Then, as concentration of salt increases, conductance increases,
finally after end point, finally after end point, conductance increases sharply due to contributions coming from OH minus. OH minus. अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. Titration of sodium chloride aqueous versus silver nitrate aqueous. This is a kind of precipitation reaction. This is a precipitation titration. You know the reaction NaCl aqueous plus silver nitrate aqueous. This is AgCl solid. Na3 aqueous. So what happens? You know, this is precipitated. It's a precipitate. So what happens now? Your NaCl initially NaCl molecules, NaCl, you can say like this, Na plus, you can say like this, Cl minus are replaced by नाइट्रेट. क्या मैंने सही बोला है? देखिए तो, देखिए सर कौन सा ऐड कर रहे हैं किसमें? हाँ सर कौन सा ऐड कर रहे हैं? कौन सा ऐड हो रहा है? अच्छा हाँ, ये बात तेरा सही है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड हो रहा है. अच्छा चल मैं ग्राफ पर खाली पेपर दिखा दूं. ऐड हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट. चलो क्या मेरा सेंटेंस सही है? देखो सारे बच्चे बताइए मुझे ठीक से. इनिशियली आपकी क्लोराइड आयन नाइट्रेट आयन के द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं, बस. बात सही है? बताइए मुझे, कैसे पढ़ाऊं नहीं तो प्रेसिपिटेट निकल जाएगा तो प्रेसिपिटेट बन. मानो आपके पास ऐसा 100 पीसेस है, आपने ऐसा 20 पीस ऐड किया, ये तो अंदर जाके नष्ट हो गया ना, तो खर्च हो गया. तो ये 20 पीस बना, लेकिन ये तो प्रेसिपिटेट है, ये भी खर्च हो गया. तो ऐसे में आपके पास रहा क्या है ना, 80 पीसेस ऑफ NaCl रहा और 20 पीसेस ऑफ NaNO3 बना. तो इजंट इट कि आपके पास अभी भी 100 पीस Na प्लस है, खाली आपकी Cl माइनस NO3 माइनस से रिप्लेस हो रहा है. मैंने ठीक बोला है? पूरा क्लियर है? पूरा हाँ. Cl माइनस का कंडक्टेंस 76 है. मैं ऊपर भी आपको आज थोड़ी देर पहले बता रहा था. नाइट्रेट का ना, एज आई एम रिकॉलिंग, 71-72 के आसपास है, माना लगभग दोनों समान है. तो क्या होगा तेरा, ये सोडियम 50 है ना, दोनों मिलाएगा 126 है कंडक्टेंस, ये 50 है, मिलाएगा 121 है, माने ना की बराबर चेंज है. मैं तू समझा नहीं सकता मुझे ना की बराबर चेंज क्यों आ रहा है, अगर तुझे आयनिक मोबिलिटी या आयनिक कंडक्टेंस के बारे में आइडिया नहीं है. पता है ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ सीधा होगा, चेंज ही नहीं हो रहा है कंडक्टेंस. बहुत प्रिसाइज किताबें जो लिखते हैं थोड़ा नीचे करते हैं कि 126 है, 121 है. एक पॉइंट में जाके NaCl खर्च हो गया, आप भरपूर सिल्वर नाइट्रेट ऐड किए जा रहे हैं, यू आर जस्ट एडिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम आउटसाइड. So conductance value will sharply increase. The increase after the end point is because of increase in the amount of electrolyte in the medium.
बट इनिशियली आपकी एक इलेक्ट्रोलाइट दूसरी इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस ऐसा हो रहा था कि कंडक्टेंस समान आ रहा था। आई विल शो यू अ बुक। है लो कितने अच्छे लिखते हैं किताब। या लो दिस वन। मैं से ये देखिए ग्राफ देखिए, मैं देख रहा था इसलिए खोला है ये देखिए आपकी, ये देखिए नीचे थोड़ा घटा, घट के ऐसा आया, ऊपर चला गया। सर ग्राफ नहीं आया। हाँ हाँ ग्राफ ही नहीं आया है। अभी ग्राफ पहुंचा आप तक? अभी आया है। हाँ अच्छा अभी आया। हाँ 5-7 सेकंड रह जाता है ग्राफ। ये देख एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस यहाँ घटा, बढ़ा, इसके बाद शार्पली बढ़ रहा है। पूरा ग्राफ पेपर में दिखा है। ये एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एमोनिया के साथ एक कर्व बी एक बनाया है, देख कर्व बी में एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया, एमोनिया के साथ वो लगभग समान है। देख यहाँ समान है, बिकॉज एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस मीडियम के अंदर आयनाइज नहीं करता है। बी एक सीधा लाइन है, बी कर्व ए तरह एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो OH माइनस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से शार्पली बढ़ा, एमोनियम से करेगा तो सीधा आएगा। अब ये ग्राफ देखें, थोड़ा सा नीचे किया है इसे, थोड़ा सा नीचे किया है। वो बोलना चाहता है कि 126 था, अभी 121 आया है, तो थोड़ा सा नीचे कर दिया, फिर ऊपर उठा लिया। यही ग्राफ आया था एडवांस में, तुझे खाली ग्राफ पहचानना था। वो 4 तरह का लाइन देकर रखा था क्वेश्चन ऑप्शन में, एक ये सीधा पीछे जैसा ओरिजिनल है, उल्टा पुल्टा करके दिया था, और क्या है यही है। चल इनिशियली माइनस एक्वेस आर रिप्लेस्ड बाय नाइट्रेट एक्वेस। अब मैं लिखने वाला हूं कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस एंड नाइट्रेट है ना ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस पे कोई बदलाव नहीं आया। लिखिए मेरे साथ, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl minus and nitrate values, कंडक्टेंस ऑफ वैल्यूज क्या लिख रहा हूँ, कंडक्टेंसेस लिख देता हूँ, नियरली आइडेंटिकल। चल अब आप ग्राफ बना लो, सीधा कर दो, आप सीधा कर दो, करके उठा दो बस। मेरा कंडक्टिविटी टाइट्रेशन खत्म हुआ, मेरा खत्म हो गया कंडक्टेंस। एक और एक्स्ट्रा, अब हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, आगे बढ़े इससे पहले प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक हो गया, राइटिंग खत्म। हो गया ना? किसी का आवाज थोड़ा ब्रेक होके आया, मैं वो आपको क्वेश्चन थोड़ा दिखाऊं। इलेक्ट्रो हम लोग कंडक्टेंस पे काम करेंगे, हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़े नहीं है, तो यहाँ हाथ नहीं लगा रहा हूँ, इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स के क्वेश्चंस हैं, ये कंडक्टेंस के क्वेश्चंस हैं। एक हाथ बनाना चाहे तो बनाओ, नहीं ये भी नॉट सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कंडक्टेंस देखिए, तो क्वेश्चन 2 आपको पता चल रहा है क्या, क्या कर पाएंगे, पता चल रहा है? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 देखिए, तो ये कंडक्टेंस के क्वेश्चन है।
पता चल गया पूरा, एकदम कॉन्फिडेंटली पता चल रहा है आंसर। पहला क्वेश्चन के आंसर कैसे करूं बताइए कोई मुझे। सर जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा वैसा। वो एसिडिक स्ट्रेंथ से करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया नहीं, अगर आप क्लास 11 में पढ़े हैं तो ठीक है। मैं लेकिन बच्चों को क्लास 11 में ये बहुत ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि एसिड चैप्टर एक क्लास 12 में आता है जहाँ मुझे ये सब पढ़ाने के लिए मौका मिलता है। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छा है। ये ना एक ऐसी ऑर्डर है जो कॉन्सेप्ट से नहीं होता है, नहीं होता। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्मिक एसिड है, फिर तेरा बेंजोइक एसिड है, फिर लास्ट पे जाके एसिटिक एसिड। क्यों कॉन्सेप्ट से नहीं हुआ बोला मैंने देखा, ये ना बेंजोइक एसिड की जो फिनाइल ग्रुप है, दिस कैन बी माइनस आर, दिस कैन बी प्लस आर एज वेल। H तो कुछ नहीं है, H तो कुछ नहीं है, ये प्लस आई है। अगर इसकी माइनस आई ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता ना, ये ऊपर होता है, और अगर इसकी प्लस आर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, ये सबसे पीछे होता है। आप थ्योरी से नहीं कर पाए, वो माइनस आई प्लस आर का एक मिला जुला असर दिख रहा है इस कंपाउंड में। तभी बेंजोइक एसिड की एसिडिटी फॉर्मिक एसिड से नीचे है, बट एसिटिक एसिड से ज्यादा है। तो फॉर्मिक एसिड की कंडक्टेंस ज्यादा होगा, फिर बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड की, मैंने ऑर्गेनिक क्वेश्चंस को कंडक्टेंस के साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन 2 बताइए क्या करूं। सर के प्लस ज़्यादा मोबाइल है तो फिर ऑप्शन डी। बस वही आ जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा 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 NaCl। अच्छा इंटरसेक्ट क्यों कर गया रे, इंटरसेक्ट करने की बात की, ऑप्शन डी ना सी। देखिए इंटरसेप्ट करने की बात क्यों बोलूंगा मैं, इंटरसेप्ट करने की बात तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बोलने की, जहां वैल्यू है वहीं से घटेगा। सुनिए मेरी बात, सी आंसर होगा, देख लेता हूं, सी होगा। टॉपिक 2 हाँ सी है। सुनिए मैंने क्यों कॉन्फिडेंटली सोचा ऐसा, क्यों आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था याद कीजिए। लैम्डा एम इज लैम्डा एम नॉट माइनस कॉन्स्टेंट अंडर रूट सी मैंने पढ़ाया था। तो आपकी स्लोप है ये, आपको याद होगा मैंने इसके बारे में लिखा था क्लास नोट में, आपके लिखा है मैंने कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो वैलेंस टाइप है उसके ऊपर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस NaCl और KCl दोनों +1 की इलेक्ट्रोलाइट है, तो उनकी वैलेंसी टाइप समान है। सॉल्वेंट तो वाटर होगा ही समान, तो फिर इनकी कांस्टेंट समान है, कांस्टेंट समान से स्लोप समान है। मेरी बात समझ रहे हो तू, समझ पा रहा है मेरी बात को? हेलो यस सर, यस सर। सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा बता दीजिए करें यार, बड़ा मुश्किल है इसे पढ़ाना नहीं तो। अच्छा थ्री बताइए, थ्री थोड़ा सा बता दिया करो यार, नहीं तो बड़ा मुश्किल है स्क्रीन को पढ़ाना है। हाउ हाउ प्रैक्टिकल ना पढ़ाओगे तो समझ जाओगे। अच्छा 3 चलो 3 बोलो, बोल के कुछ नहीं कर सकता अभी, चलो 3 बोलो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सर कंडक्टिविटी मतलब ये होता है? हाँ वही मैं पूछने वाला था, कंडक्टिविटी। तो मैं तुझे बोलता हूँ ना हमेशा वर्ड्स का मीनिंग को पकड़ना चैप्टर के अंदर। कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी के अर्थ स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। मतलब दोनों गलत होगा? तो पहला वाला तो गलत दिख गया मुझे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ने वाला है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन घटाने से। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज का मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, मोलरिटी हाँ ऑलवेज, तो ये बात सही है। नहीं सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी लेकिन इंक्रीज करता है, और वो ऑलवेज होता है। किसी का ज्यादा बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, बट बढ़ता जरूर है।
चलिए 3 वाला जो क्वेश्चन, 4 वाला जो क्वेश्चन है अभी पढ़े नहीं है हम लोग ये पढ़े नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से। इसका माइक थोड़ा आवाज आ रहा है या आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है क्या? ब्रेक कर करके मेरे पास आ रहा है आवाज। मोलर कंडक्टिविटी वाला एक बार समझाइए ना। सुनो, मोलर कंडक्टिविटी वाले में आप ऐसा करो ना, लैम्डा एम इज 1000 के बाय एम ना बाबा। तो जब तुम मोलर कंडक्टिविटी हुआ ना, अरे मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस में डिफरेंस नहीं है, कंडक्टिविटी इज सेपरेट वर्ड। ओके सर। हाँ चलो देखिए 5 बना दो, 5 बना दो। चलो 2 मिनट समय दिया आपको, पूरा सारे बच्चे बनाइए पूरा। बोलूं मैं? मैं बोलूं कि नहीं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एच के लिए, एच वही कैसे है, माना अल्फा पूछा गया है। अल्फा इज लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी, जो कंडक्टेंस मेजरमेंट की एप्लीकेशन की लास्ट पार्ट में पिछले क्लास में पढ़ा के रखा था थ्योरी। बस लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी कर दो। आपको कंडक्टिविटी दिया गया है, ठीक है? तो लैम्डा एम सी कैसे निकालूं? लैम्डा एम सी ऑफ एच ए, कंडक्टिविटी दिया गया है तो दैट इज 1000 के बाय एम निकालेंगे आप। पर 1000 के बाय एम अप्लाई करने से पहले केयरफुल रहिएगा, आपकी ये यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में ही होना चाहिए, और यहाँ है, नहीं तो गलत है, क्योंकि सारे डेरिवेशन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मान के करा किया गया है, नहीं तो आपको मॉडिफाई करना पड़ता है कन्वर्सन फैक्टर डाल के। सो 10 to the power 3 into 5 into 10 to the power -5, मोलारिटी तुम्हारा 10 to the power -3 है, ये 3 है यहाँ मोलारिटी। ये लैम्डा एम सी मिला, लैम्डा एम सी मिल गया मुझे 1000 के बाय एम से। इन्होंने कंडक्टिविटी लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं लिखा है, और वो डायमेंशन भी क्लियर दिख रहा है मुझे, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो मैंने कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी निकाला, मोलारिटी था सॉल्यूशन की तो मुझे निकल गया। अब लैम्डा एम इन्फिनिटी कैसे निकालूं? किसकी लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना चाहते हैं आप? एच ए की। तो इन्होंने लैम्डा एम इन्फिनिटी दिया है, Na की दिया है, HCl की दिया है, NaCl की दिया है, तो HA मुझे निकालना पड़ेगा, कोलरस लॉ अप्लाई करूंगा, अनदर स्टेप एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट में। तो आप लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl के साथ
ऑफ HCl के साथ लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na को ऐड कर दीजिए और लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। HCl की वैल्यू है 126.4, Na की वैल्यू है 100.5, NaCl की वैल्यू है, क्या कर दिया मैंने, 126 नहीं है, 425.9, ये 126.4। तो लैम्डा m इंफिनिटी आ गया, लैम्डा m c आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, अल्फा आ जाए पूरा। इसका यूनिट देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, क्योंकि लैम्डा m है। इसका यूनिट देखिए ये k है। कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला बिठा रहा हूँ, टर्म्स को पहचानता हूँ ठीक से, फॉर्मूला बिठा देता हूँ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, समझ पा रहे हैं ठीक ठाक? हाँ सर। चलो ठीक, अभी ना हम आगे आगे एक दो और देखते हैं। चलिए कैसा कैसा क्वेश्चन था ये देखें। कंडक्टिविटी, ये देखिए कंडक्टिविटी टाइट्रेशन देखिए, करना चाहे तो कीजिए कीजिए, ये शायद एडवांस का होगा, देखता हूँ किसका था। एडवांस का है, 2013 एडवांस का है क्वेश्चन। बने 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 एक दो मैच करा देने से हो जाएगा रे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना और आन दिया है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन सब ऐसा होता है। मैं क्या सोच रहा हूँ मैं बताऊँ, आप पहले सोचो, मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। किसको केस का अगेंस्ट ऐड किया जा रहा है, साथ बोलेगा वो नीचे। एक्स इज एडेड स्लोली टू एक्वा सॉल्यूशन वाई, एक्स इज एडेड टू वाई। एक्स इज एडेड टू वाई ना, ओके। ये आ रहा है क्या? increases and then doesn't change much, ठीक है। पी आपका 3 एकदम सही है, क्योंकि पहले क्या होगा, जैसे आप ट्राइथाइल अमीन ऐड करोगे एक सॉल्ट बनना चालू होगा, क्योंकि ट्राइथाइल अमीन आपकी एसिड से H+ ले लेगा करके एक सॉल्ट बनाना चालू करेगा। सॉल्ट बनाना चालू करेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। एंड पॉइंट के बाद बस कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत वीक बेस है, तो डजंट चेंज मच, बात सही है। तो पी का बना 3। इसके बाद क्यू है, अच्छा हाँ, क्यू प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से। लेकिन इस क्वेश्चन में ना K+ और Ag+ को कंपेयर किया जा रहा है। आपकी KI में AgNO3 डाले तो AgI बना और KNO3 बन गया, तो आपकी KI AgI में ट्रांसफर हुआ, बदले में KNO3 बनता गया। तो I और NO3 में कंडक्टेंस में ज्यादा डिफरेंस ले अच्छा होता है KCl के साथ। आयोडीन के क्यों यार, आयोडीन की कंडक्टेंस की डाटा मुझे पता नहीं है। सेल में बहुत अच्छा होता है, आयोडीन और सेल के साथ NO3 समान हो जाएगा, हो सकता है समान। मैं क्या सोच रहा था KCl AgNO3, बट KI AgNO3 हो नियरली समान हो सकता है, और कोई ऑप्शन भी मेरे पास नहीं है। तो कंडक्टिविटी डजंट चेंज मच एंड देन इंक्रीजेस, माने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जैसा लगा ये भी। एस्टिक एसिड KOH कंडक्टिविटी, आप एस्टिक एसिड ऐड करते गए KOH के अंदर, KOH आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड देन डजंट चेंज मच, बात सही है, क्योंकि एस्टिक एसिड वीक एसिड है। और आप NaOH ऐड करते गए कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ठीक बात है, यही आंसर आ रहा है। मैं थोड़ा ना आयोडाइड का कंडक्टेंस देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोराइड का 76 मुझे पता है, नाइट्रेट का 71 के आसपास होता है। मेरे पास डेटा है क्या, लेट मी सी है।
आयोडाइड की भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आयन की कंडक्टेंस की डाटा ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए क्लैरिटी कभी कभी चाहिए, तो मैं खाली डाटा देख रहा हूँ। तुम्हें वही सही मैच करके मोस्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन से करोगे। मुझे कहीं कहीं डाटा थोड़ा लगता है काम में मेरा। आई एम जस्ट चेकिंग आयोडाइड की डाटा मेरे पास है। डू आई हैव दैट? मैंने ना एक बुक से एटकिन से उठा के डाटा रखा था। यहाँ हाँ समान है, आयोडाइड और क्लोराइड समान है। मैंने आपको आयोडाइड से समझाया, मैंने क्लोराइड से समझाया, इन्होंने आयोडाइड दिया है। क्लोराइड का 76.3, आयोडाइड का 76.8, इसलिए उनका आंसर भी सही आ रहा है। आप समझे मैं क्या देख रहा था? आप समझे क्या कंफर्म हो रहा था देख के? आप समझे क्या? हाँ सर। हाँ सही। मोलर मुझे लग रहा था ये ऑप्शन के हिसाब से तो मुझे आंसर मिल रहा था, बट मैं जस्ट कंफर्म होना चाहता था कि आयोडाइड के क्या समान है। हाँ समान ही है। आयोडाइड में यूज कम करता हूँ तो मुझे याद डाटा नहीं दिखा। क्लोराइड 76.3 है, आयोडाइड 76.8 है, तो समान जैसा बिहेव तो करेगा ही। ठीक है, अब आप इसे बनाए। एडवांस का क्वेश्चन देखें तो ऐसा है, ये देखो 18 देखो 18, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2011 एडवांस का। यही मैं बोल रहा था आपको, ये दिख गया आंसर पूरा स्ट्रेट। बोलो फटाफट आंसर बोलो, फटाफट बोलो आंसर बोलो, मैं बढ़ूंगा आगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी फॉर दिल्ली। यस सर। हाँ ठीक। हाँ सिल्वर नाइट्रेट कैसी, यही तो पढ़ाया आप। चलो 13 बनाओ, 13। आपको पूरा फील होगा कि इंजीनियरिंग क्वेश्चन डिफरेंट है मेडिकल क्वेश्चन से। आप लोग मेडिकल क्वेश्चन ज्यादा देखते नहीं, तो मैं तो बस 2 तरह का स्ट्रीम पढ़ाता हूँ, तो मुझे दिखता है पूरा डिफरेंट है, इनकी अप्रोच डिफरेंट है। आप बड़ा अच्छे समझ जाएंगे ना, कर लेंगे। उनका बहुत सारा याद रखना पड़ता है। होगा। क्या होगा बताओ? सी क्या? मैं नहीं जानता। अच्छा सी, रूट सी। अच्छा रूट सी तो चाहिए, सी डी में से कोई चाहिए। डी में प्लस है, अच्छा नेगेटिव स्लोप होगा, बस वही पूरा डी बाई कल पूछ लिया। अच्छा सारे बच्चे काम कीजिए, तो नोट के अंदर एक सेंटेंस ऐड कीजिए। ये जो तेरा कांस्टेंट मैंने लिखा था, ये कांस्टेंट मैंने लिखा था किस किस के ऊपर डिपेंड करे? वैलेंस ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, और टेम्परेचर लिखना मैं भूल गया था। ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर संसार में सारे चीजों को इन्फ्लुएंस कर देता है लगभग। चलो सारे बच्चे पीछे जाइए, जहां डिबाइवोकल इक्वेशन था उस पे पास कॉपी में जाइए। कांस्टेंट जहां लिखा था मैंने इस इक्वेशन को, कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है, मैंने तीनों टर्म लिखा है। उस पर एक चौथा टर्म ऐड कर दीजिए, टेम्परेचर। हो गया पूरा? क्लियर तो? यस सर। चलिए आप ए बना दो, इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन अपनी तरीके से बनाऊंगा। 14 बना दो। टेक योर टाइम, आराम से बना, बट बनाओ बिल्कुल आंसर तक पहुंचो।
अच्छा यहाँ ना कुछ डाटा फटा गड़बड़ मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या। देखता हूँ बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अच्छा मैं बनाता हूँ, पता चल जाएगा मुझे। तुम पहले कोशिश कर लो, मैं देखता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में डेटा का, या तो अनवांटेड डेटा है, क्योंकि दो डिफरेंट सॉल्यूशन देने का मतलब नहीं बनता। 0.2 एक 0.5 मैं करता हूं, अब आप देखो, सुनिए मेरी बात। एक टेढ़ा भी है पॉइंट क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस उसने दिया है, मैं अभी वहां से ध्यान हटा रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन अब 0.5 एम सोल्यूशन से जुड़ा है। फाइनल क्वेश्चन वो 0.2 का है, मुझे 0.5 एम सोल्यूशन का डाटा तो नीचे दिया गया है मेरा, मैं यहां से करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे जो डाटा दिया गया है 0.5 का, ये ऊपर वाला डाटा को मैंने होल्ड पर रखा हूं, सोच के कि बाद में काम में लगेगा, देखूंगा क्या होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन 0.5 एम इज दिस, माने आप के मुझे दे रहे हैं, के दे दिए पुराना मुझे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो के है, और आप मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं। अरे तो बड़ा सीधा क्वेश्चन है। तो लैम्बडा एम स्ट्रेट 1000 के बाय एम, यही है। सर लगाया, कुछ ऑप्शन मैच ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, मैं बताऊं। तो मुझे बहुत सारी डाटा अनवांटेड दिखने लगा है अब। के मुझे दिख रहा है, मोलारिटी दिख रहा है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है मेरा वो रेजिस्टेंस की डाटा नहीं चाहिए, मुझे ऊपर का 0.2 एम की डाटा नहीं चाहिए, वो 50 ओम का डाटा नहीं चाहिए, 280 ओम का डाटा नहीं, मुझे उसको कुछ नहीं चाहिए। आपको यही करना है, एकदम यही करना है। आपका आंसर अगर नहीं आया वो इसलिए है कि आपने यूनिट को ठीक से पढ़ा नहीं। ये मीटर इनवर्स का है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला तभी लगता है जबकि सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। चलिए करते हैं, मैं देखता हूं मेरा हो रहा है कि नहीं। 1.4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की है, इसको मैं सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो सेंटीमीटर इनवर्स बाय मीटर इनवर्स का एक कन्वर्सन फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा, या तो आप सीधा कर लो, जैसा करना चाहो करो। दैट इज, ये कन्वर्सन फैक्टर 1/10 होता है। दैट इज मीटर बाय सेंटीमीटर, 1 मीटर, अच्छा 1/10 तो नहीं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 इतना होता है। इसे क्या होगा, मेरा मीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, ये पूरा परफेक्ट बैठा। 1.4 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब आप 10⁻³ इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स करने के बाद मोलारिटी 0.5 में डिवाइड कीजिए, तो दैट इज कमिंग एज 114/0.5। अरे क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की इतनी कम नहीं होता है। अच्छा नहीं, नीचे तो डाटा है 10⁻3। रुके, क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम 1000 के बाय एम है 0.5, सेमी इलेक्ट्रोलाइट 280 ओम 1.4 के सेमी इलेक्ट्रोलाइट के। कुछ नहीं, कोई तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। इस सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आंसर। अच्छा उसे मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, ठीक है मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो मुझे ये करना है 0.5
क्योंकि मैच डिजिट तो मैच नहीं कर रहा है 0.5 का मतलब। हाँ ना, मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मोलर कंडक्टिविटी 0.5 नहीं, कोई अप्रोच में कहीं प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो स्पेसिफिक कंडक्टेंसी है। आपको मैं बताऊं, पहले मीटर इनवर्स होने से आप सेंटीमीटर इनवर्स में लोगे, सेंटीमीटर इनवर्स में लेके आंसर निकालोगे, निकाल के लास्ट में जाके फिर मोलर इनवर्स पे मीटर इनवर्स पे कन्वर्ट करोगे। मैं कर लेता हूँ, रुकिए मैं करके देखूं क्या आता है। 14/0.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। मैं आंसर चाहता हूँ मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर स्क्वायर पूछा है उसने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्सन फैक्टर है, तो 1/10⁴ 10⁴ में डिवाइड किया तो दिस इज कमिंग 14 इंटू 10⁻⁴/0.5 इतना आ रहा है मेरा। सर इसमें तो R = SL/A का फॉर्मूला लग जाएगा। आर क्यों लगाऊं बता, तो मैं हैरान हूँ कि ये 0.5 है तो ये 0.2 यहाँ क्यों है? वो कुछ काम का नहीं है। 0.2 सोल्यूशन की रेजिस्टेंस जान के मैं 0.5 में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कोई रास्ता नहीं है। मैं अगर वहां से निकालूं, मान तेरी बात मान के ये 0.2 सोल्यूशन से रेजिस्टेंस को लूँ तो मेरा क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा मुझे। अगर तू इसको 0.2 कर देगा मेरा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, ताकि मैं इस 0.5 m सोल्यूशन से रेजिस्टेंस से मैं सेल कांस्टेंट को निकालूंगा, वो सेल कांस्टेंट को लेके 0.2 वाले सॉल्यूशन में अप्लाई करूंगा, तो 0.2 वाले की स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिलेगा, वहां से मोलर करंट निकाल सकता हूं। तुम्हारे क्वेश्चन में या तो ये 0.2 होना चाहिए या तो मेरा आंसर सही है। चलो हम देखते हैं क्या किया है उसने, क्योंकि नहीं तो 0.2 0.m का क्या मतलब है? तुम अगर 0.5 m सॉल्यूशन की मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दोगे, मैं क्यों और जाऊं 0.2 m सॉल्यूशन? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मुझे के दे दिया आप, मैं मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करके निकल जाऊंगा स्ट्रेट। तो ऐसा हो सकता है कि ये 0.2 है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो 0.5 सॉल्यूशन का डेटा इसने दे रखा है यहाँ, इसे मैं सेल कांस्टेंट निकालूंगा। सेल कांस्टेंट से इस 0.2 m सॉल्यूशन की के निकालूंगा। के निकालने के बाद उसी 0.2 m सॉल्यूशन की फिर लैम्बडा m निकालूंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन के आंसर क्या दिया है। सेकंड पार्ट है ना। चलो ये यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन आप। हाँ, R50M 1.5 L/A निकाला 1/5 1.4 ओम इनवर्स मीटर। हाँ 1.4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स डेटा किस सोल्यूशन के लिए था? 0.2 के लिए था ना 0.5 के लिए था? सर 0.5 के लिए था। देखिए 0.2 के लिए काम कर रहा है, देखिए देखिए देखिए, इसलिए गड़बड़ हुआ है, वो डाटा वहां प्रिंट गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ हुआ है। बाकी तो खैर छोड़ो, कोई चिंता ही नहीं है, तो डाटा बिठाने से ही आंसर होता है। दो ही फॉर्मूला तो है मेरे पास कुछ है नहीं। 1.4 को लेके 1.2 में यूज कर रहा है, बाकी तो कुछ रास्ता निकल आएगा, वो छोड़ दीजिए। मुझे इस प्रॉब्लम में क्या आपको सिखाना था, मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया था। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पे कुछ काम नहीं होता। आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में जाएंगे, आंसर निकालेंगे, लास्ट पे मीटर में रिपोर्ट करेंगे। मैं कन्वर्सन फैक्टर मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। अगर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है तो सेंटीमीटर इनवर्स बाय मीटर इनवर्स की कन्वर्सन फैक्टर मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर इनवर्स कैंसिल होकर आपके आंसर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। इसको लेके जाइए लैम्बडा एम में, 1000 के बाय एम में कैलकुलेट कीजिए, आपके आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए बाय अप्लाइंग कन्वर्सन फैक्टर मीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होकर मीटर स्क्वायर फिट हो जाएगा, तब जाके आंसर आएगा। मीटर स्क्वायर से मत कीजिएगा कभी भी लैम्बडा एम 1000 का एम फॉर्मूला, नहीं तो मीटर स्क्वायर के लिए सेपरेट डेरिवेशन करके याद रख के फॉर्मूला कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है, ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रखने से मुश्किल है मेरे। आप मेरी बात ठीक ठाक समझ रहे हैं? ठीक ठाक पूरा सारे बच्चे समझ रहे हैं? ठीक। इस पे एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं। मुझे इस क्वेश्चन में इतना सिखाना था कि ऐसा हो सकता है कि एक सोल्यूशन के लिए तुझे वो डेटा बता दे, उस डेटा से तू सेल कांस्टेंट निकाल लेगा। वो जो सेल कांस्टेंट तूने निकाला वो दूसरे सोल्यूशन में भी तो लागू होगा, क्योंकि तेरे पास वो एक सेल है, एक सेल से तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो एक सोल्यूशन और दो सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर में क्यों रहता है?
एक सॉल्यूशन से हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं, वो दूसरे सॉल्यूशन में लेके यूज करते हैं, दूसरे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल के उसे मोलर कंडक्टेंस पे ले जाते हैं। इसलिए दो सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर में यूज किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, उस पर ध्यान रखिएगा, वो अलग है। हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्मूला बना के रखे हैं, तो मुझे हर कुछ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, बट रिपोर्ट आंसर करने के समय फिर मैं मीटर स्क्वायर में कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने तरीके से एक दो क्वेश्चन बनाऊँ। सुनिए, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूं, मुझे जरा बताइए तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि गिवन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, देख रहा हूं क्या कर रहे हैं आप। गिवन, रुको मैं सोच रहा हूं, लैम्बडा एम इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम and sulfatans are x and y ohm inverse centimeter square mole inverse. Find lambda m infinity of aluminum sulfate. Part 1, lambda eq infinity of aluminum sulfate, mana molar conductance, equivalent conductance. पहला पार्ट का आंसर करें। क्या आंसर कर बोल बताइए। सर 2x + 3y होगा। एकदम सही है, ठीक है। चलो पार्ट 2 का आंसर बोलो। 6 पे डिवाइड कर देंगे, हाँ डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करोगे 2x + 3y से डिवाइड करोगे, 6 पे डिवाइड करोगे, n फैक्टर डिवाइड किए। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता था कि आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, और ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा, पार्ट 2 को ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा कर सकते थे। क्या करते आप, लैम्बडा EQ इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम को सेपरेटली निकाल लेते हैं, दैट इज x/3। लैम्बडा EQ इंफिनिटी ऑफ सल्फेट को सेपरेटली निकाल लेते हैं, दैट इज y/2। तो लैम्बडा EQ इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट स्ट्रेट ऐड कर देते हैं दोनों, तो भी समान आंसर आता है। मैं इस सेंटेंस को पढ़ा के एक सेंटेंस दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपको ध्यान है कि नहीं। केमिकली स्पीकिंग, वन इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में वन इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट ही होता है। आई रिपीट, हाँ, ये छोटे छोटे सेंटेंस बहुत काम का चीज होता है। एक इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में एक इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड एक इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट ही होता है। एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल सल्फेट होते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टेंस आपको 2 and 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ा है। बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर मैं दूं ना, स्ट्रेट ऐड कर लीजिए, एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट में एक इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम एक इक्विवेलेंट सल्फेट है, स्ट्रेट ऐड कर दीजिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सीधा ऐड कीजिए, इक्विवेलेंस से कोई मतलब नहीं है। one equivalent of each substance contains one equivalent each of the combining ions or atoms, जो भी बोले आप। चलो क्वेश्चन 2, given conductivity
of a saturated solution of barium chloride as x ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी। ठीक है, रुको सोच रहा हूं कुछ, क्या सोच रहा हूं। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ barium and sulfate ions are Y and Z ohm inverse centimeter square gram equivalent respectively. Respectively. Find KSP solubility product of barium sulfate. आपके आंसर XYZ की फॉर्म में रहेगा। अच्छा, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सैचुरेशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना आपकी, क्योंकि ये तो बेरियम सल्फेट ना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना। ओके सर। हाँ ना, जैसे थ्योरी पढ़ा था ना तूने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए, वही थ्योरी फिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन माना जा सकता है। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तू अगर नहीं लेगा ना, केस पे डिफाइन नहीं कर पाएगा। जितना डिजॉल्व होना है डिजॉल्व हो चुका है, अब तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करता है तो ही केस पे आता है। तो मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। मैं बनाऊं ना, तुम्हें और समय चाहिए? सुनिए क्या करेंगे आंसर। हाँ, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट निकाल लेता हूं। सिंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से y एंड z स्ट्रेट ऐड कर दो। यूनिट लिखा नहीं, यूनिट कर लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप स्ट्रेट ऐड कर दोगे ना, और आपको जहां
एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट पढ़ाया गया, वहीं पे आपको सिखाया गया कि लैम्बडा एम इन्फिनिटी इस 1000 K/m होता है ऐसी सॉल्ट के लिए, क्योंकि ऐसी सॉल्ट के लिए सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, जो भी सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी कैसे निकलेगा? बेरियम सल्फेट की n फैक्टर 2 है, तो लैम्बडा एम इन्फिनिटी इसके लिए है 2 × I + Z। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Y + Z है, मोलर कंडक्टेंस तो डबल होगा, मोलर कंडक्टेंस बाय n फैक्टर इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेरियम सल्फेट की n फैक्टर 2 है, बेरियम सल्फेट के लिए n फैक्टर 2 है, तो तेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन बाय 2 है। तो ये 2 × I + Z हुआ है 10⁻³ K to x बीटा, K को तो दिया है x क्वेश्चन ने, बाय मोलारिटी। तो मोलारिटी मुझे मिला 10⁻³ x। ओहो, कितना बड़ा गलत मैंने कर दिया। ये BS का नहीं तो BS। अच्छा, अगर इस वजह से आप कंफ्यूज हुए हैं तो मेरा गलती था वो। BaCl2 होने से कुछ रास्ता नहीं है करने का, इस वजह से कंफ्यूज हुए हैं तो ये मेरा गलती था। 10⁻³ x/2 × Y + Z, ये मोलारिटी आ गया है। मोलारिटी सॉल्युबिलिटी है। अब ये बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ksp होता है सॉल्युबिलिटी की स्क्वायर, माने मोलारिटी की स्क्वायर। स्ट्रेट इस टर्म का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो Ksp इसके लिए S² होता है, S जहां सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर होता है, तो इसकी स्क्वायर कर दो 10⁻³ x/2 × Y + Z की स्क्वायर, तो दैट इज 10⁻6 x² by 4 × Y + Z की होल स्क्वायर, दैट इज 2.5 × 10⁵ x² by Y + Z की होल स्क्वायर। यही आंसर है। बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ksp होता है सॉल्युबिलिटी की स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी मोलारिटी है। मैंने जो फॉर्म आपको एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट में जो फॉर्मूला मैंने सब लिख के दिखाया था, सबकी एप्लीकेशन दिखाया कैसे करते हैं। और कंडक्टिविटी टाइट्रेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। थोड़ा समझे आप लोग थोड़ा समझे ठीक ठाक? बढ़ जाऊं आगे बढ़ जाऊं? अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल। एक नया सेक्शन है, ये थोड़ा लंबा है सेक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या इस चैप्टर के बाद तो काइनेटिक्स एक ही चैप्टर रहा, फिजिकल तो खत्म, और क्या लंबा इनऑर्गेनिक चलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सरफेस है, सरफेस इज मोर लाइक फिजिको इनऑर्गेनिक। लिखना थोड़ा बंद कर लीजिए, थोड़ा बंद कर दीजिए, मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, फिर लिखेंगे आप। ये होते क्या है? नहीं, ये उनकी बारे में हम पढ़ रहे हैं जो बैटरीज होते हैं, बैटरी ऐसे ही काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बैटरी है। ये कैसे काम करते हैं? मानो कि मैंने, है ना, ध्यान से सुनना, कुछ सेंटेंसेस बाद में आएगा। मानो यहाँ पे आई हैव copper sulfate solution, aqueous copper sulfate, right? Now let me drop a zinc rod into it. When you drop a zinc rod to aqueous copper sulfate, this reaction takes place spontaneously. Zinc dissolves, forming sulfate, and copper is displaced. Copper metal की तरह float करने लगेगा ऊपर, because a more positive metal displaces a less positive one from the salt solution. So the driving force behind this reaction is the electropositive character of zinc, जिसकी वजह से redox reaction होने लगा। ठीक, now I'll do something else. Now I have a separate arrangement altogether. This is a beaker containing zinc sulfate solution. It's now zinc sulfate.
and let me add a zinc rod into it. So you are keeping zinc rod in contact with zinc sulfate. There will be no reaction because the substance is kept in contact with its own ion. Let me have another such container in which I have copper sulfate solution to which a copper rod has been put. Again, there will be no reaction because your substance is in contact with its own ion. But if I connect them using an external wire, मैंने उन्हें एक मौका दिया रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ना, जिंक तो कॉपर से अपने आप रिएक्शन करता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। मैंने उसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एक वायर दे दिया, तब जिंक यहाँ डिसॉल्व होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होने लगेंगे एक्सटर्नल वायर से, जाके यहाँ पहुंच के कॉपर आयन यहाँ कॉपर मेटल ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन, सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस. The only difference is that now one part of this reaction will take place in the left hand beaker, that the oxidation part taking place in the left hand beaker and the reduction part taking place in the right hand beaker, and electrons are forced to migrate through the external wire. By changing the setup, you have managed to get the flow of electrons in an external wire. इलेक्ट्रॉन की फ्लो तो करंट का फ्लो है, तो तुझे करंट का फ्लो मिल गया है. ये होता है ओवरऑल बैटरी की केमिस्ट्री. बैटरी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, एकदम गलत डायग्राम है अभी तक. ऐसा जैसे मैंने डायग्राम किया ऐसा नहीं होगा चीजें, बट मैंने समझा है चीजों. तो जब तू क्या करता है, ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट को अलग कर देता है, रिडक्शन कंपार्टमेंट को अलग कर देता है और एक वायर कनेक्ट कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मजबूरन उस वायर से जाते हैं. इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल गया तो मुझे करंट का फ्लो मिल जाता है. बट जो डायग्राम है गलत क्यों है? क्योंकि जैसे जिंक रॉड यहाँ डिसॉल्व करना चालू करेगा, जिंक आयन बनना चालू करेगा. ये सोल्यूशन तो तेरा न्यूट्रल था, बट नया जिंक आयन बनने लगे तो तेरा सोल्यूशन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खो देगा, सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा. और यहाँ कॉपर सल्फेट था, सोल्यूशन न्यूट्रल था, कॉपर आयन डिपॉजिट होने लगा तो सोल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा. तो एक पॉजिटिव सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, या एक नेगेटिव रॉड सोल्यूशन के अंदर फ्लो नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो रुक जाएंगे. ऐसा नहीं होता जैसे मैंने दिखाया है. ऐसा भी होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट. कोई भी करंट फ्लो के लिए सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए ना. यहाँ से वायर करंट ना करके थोड़ी कुछ फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा. टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सेटअप, आई नीड टू ऐड समथिंग हियर, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज. It contains an easily ionizable salt, and the ions of that easily ionizable salt diffuse in this way or in this way, and the whole purpose is to maintain electrical neutrality. ताकि जैसे यहाँ जिंक आयन बनने लगे, यहाँ से कोई नेगेटिव आयन बाहर आ जाएगा और जिंक को न्यूट्रल कर देगा. जैसे यहाँ नेगेटिव आयन बनने लगे, कोई पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, इसे न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा, तो करंट फ्लो हो जाएगा और मेरा सर्किट भी कंप्लीट दिखने लगा है मुझे. सो द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. बट देयर इज येट अनदर पर्पस, जो कि अभी नहीं बोल पाऊंगा, मैं बाद में जाके बहुत लेट स्टेज में बोलूंगा एक बार. इसका एक और रोल होता है सॉल्ट ब्रिज का. क्यों ये बोलना मेरे लिए जरूरी है? बिकॉज आप बोलोगे सर एक काम करो, आपके इस कंपार्टमेंट में कौन सा आयन एक्स्ट्रा हो रहा है बोलो तो ना, जिंक माने पॉजिटिव. इस आयन में कौन सा आयन एक्स्ट्रा हो रहा है माने सल्फेट नेगेटिव, क्योंकि कॉपर बाहर हो जा रहा है. तो व्हाई डोंट यू रिलाई ऑन सेल्फ न्यूट्रलिटी? व्हाई डोंट यू मेक ए सेटअप इन सच ए वे दैट द पॉजिटिव आयन्स क्रिएटेड इन द लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव आयन प्रोड्यूस इन द राइट हैंड कंपार्टमेंट? व्हाई आर यू डिपेंडिंग ऑन ए सॉल्ट ब्रिज? You can have this kind of arrangement, like here is the container, here is a partitioning wall which will permit the movement of ions across. ये जिंक सल्फेट, ये रॉड ले लो सर, ये कॉपर सल्फेट, ये रॉड ले लो, कनेक्ट कर दो आप, ताकि जो आयंस एक्स्ट्रा होंगे यहाँ से डिफ्यूज करके न्यूट्रलिटी बना रखेंगे. प्रॉब्लम क्या है आपको? हाँ, आपकी बात सही है. वैसा करूँ तो सॉल्ट ब्रिज मेरा अपरेंटली अपनी जगह से जा रहा है, बट कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा जो कि हम बाद में बात करेंगे. तो सॉल्ट ब्रिज की मैंने एक रोल आपको सिखाया टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बट एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम बाद में बोलेंगे. ठीक है, ये एंटायर सेटअप को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल.
ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जहाँ सोल्यूशन यूज होता था। आज भी हम सोल्यूशन वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करते हैं, गाड़ी की बैटरी में ज़्यादातर यही लगता है। बट ठीक है, मोबाइल में ड्राई बैटरीज है, ड्राई सेल्स होते हैं, मोबाइल लैपटॉप में ड्राई सेल्स होते हैं वो, लेकिन इसी का ही है, इसी का ही एक डिफरेंट वर्जन है। लिथियम आयनाइड बैटरी यूज होता है उस पर। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, माने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दीज आर द डिवाइसेस which convert the decrease in free energy of a spontaneous chemical reaction into electrical energy। ये जो spontaneous chemical reaction हो रहा है तेरा, इस पे फ्री एनर्जी डिक्रीज तो हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में डिक्रीज हो रहा है। तो जो फ्री एनर्जी लॉस हो गया तेरा, डिक्रीज हो गया, वो कहाँ गया? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए तुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। सो इट्स ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाता है। यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक इंट्रोडक्शन। ये बैटरी है हमारे। अब आगे क्या करूंगा, आगे बहुत कुछ पढ़ाना है, जैसे कि इनको मैं कहूंगा इलेक्ट्रोड। ऐसे कोई अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तरह तरह का इलेक्ट्रोड पॉसिबल है, सब पढ़ाऊंगा। हर इलेक्ट्रोड में एक टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने, उन्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहते हैं। फिर उन्हें पढ़ाऊंगा आगे, ऐसे मेरा कंटेंट चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मेरे साथ लिखिए। हाँ बोलो। ठीक, सुनो मेरी बात। तुम जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में तुम जिंक रॉड डुबा के रखे हो, तो बताओ कि मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, क्या रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज होगा किसको रिड्यूस करेगा? सल्फेट रिड्यूस होने वाला नहीं है। सल्फेट इज हाईली स्टेबलाइज्ड इन वाटर मीडियम। सल्फेट रिड्यूस होता है सॉलिड स्टेट में रिएक्शंस के एग्जांपल से। तो कुछ रिएक्शन इसलिए नहीं हो रहा था, बट जब आप कॉपर कंटेनर के साथ इसे जोड़ दिए, तो यहाँ कॉपर जो बैठा है, कॉपर, ये कॉपर आयन जो मीडियम के अंदर बैठे हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो गए। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, खुद आयन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पहुंचे, तो कॉपर आयन ने एक्सेप्ट कर लिया। माने आप सुनो मेरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल HCl में हवा में छोड़ दो, HCl में कोई एसिडिटी तुझे दिखेगा नहीं, तुझे एक बेस लाना पड़ेगा उसकी एसिडिटी देखने के लिए। ठीक उस तरीके से जिंक ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार बैठा था, बट कोई रिड्यूस होने के लिए आए तब ना, कोई ऑक्सीडाइज होने के लिए कोई आए, कोई रिड्यूस होने के लिए आए तब ना, तब तूने कॉपर आयन को कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल वायर से, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया। मेरी बात समझ रहा है? अब समझ में आया? चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लिखिए। इट्स ए डिवाइस that converts decrease in free energy of a spontaneous chemical reaction into electric energy। It's the chemistry of battery और क्या? ठीक, अब ना हम लोग और कुछ लिखना है मुझे, क्या एग्जाम्पल में चलते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल। सर ये सब रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक?
एक्सो या एंडो में यहाँ कुछ फायदा नहीं होगा जान के भी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस डेल एच एंड डेल एस को कंबाइन करके हुआ है। ऐसे तो ये एक्सो है बट वो तुझे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के चल रहे हैं, फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो दोनों टर्म्स मिला है ना, डेल एच एंड डेल एस दोनों मिलके हुए हैं ना वो टर्म डेल जी। क्या होता Yes, है sir. कि हाँ सुन मेरी बात सुन, जहां तुम फ्री एनर्जी के बारे में पढ़े हो, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के बारे में पढ़े हो, वहीं पे एक चीज पढ़े हो कि यूजफुल वर्क, क्या याद है थर्मोडायनेमिक्स पे ऐसी बात, यूजफुल वर्क याद है? हाँ, यूजफुल वर्क इज नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी, पीवी वर्क इज नेवर यूजफुल वर्क। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जितनी प्रॉब्लम्स के अंदर आप पीवी वर्क कैलकुलेट करते रहते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, सब यूजलेस वर्क है, वो कोई काम का नहीं होता है। काम का नहीं होता है का मतलब क्या होता है? जैसे मान तूने बोला कि सर ये सिलेंडर है, पिस्टन ने एक्सपैंड कर गया और काम किया, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन की वर्क ये लो, मुझे इससे मिला क्या? वो पिस्टन एक्सपैंड कर रहे, करने दो। अगर ये एक्सपैंडिंग पिस्टन मेरे लिए कोई वेट को लिफ्ट करता है तो कोई मेरे लिए काम बनता है। पिस्टन के एक्सपेंशन से मुझे क्या काम मिले? थर्मोडायनेमिक्स ने उन्हें नॉन माने यूजलेस वर्क, यूजलेस तो बोलते नहीं है, ठीक है, वो वर्क यूजफुल वर्क नहीं है वो। इलेक्ट्रिकल वर्क इज ए यूजफुल वर्क, इसलिए डिक्रीज इन फ्री एनर्जी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ। तो आगे जाके मैं क्या करूंगा, इन बैटरी की वर्क जो डिस्कस करूंगा, वर्क मैं उसे पूरा वर्क के डायमेंशन में ले जाऊंगा, एनएफई करके, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई करके पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क दिखाऊंगा। बिकॉज डेल्टा जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी इंडिकेट करता है यूजफुल वर्क में, और इलेक्ट्रिकल वर्क इज ए यूजफुल वर्क, पीवी वर्क इज नॉट एन यूजफुल वर्क। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। कंसिडर एग्जाम, तो क्या रिएक्शन है? जिंक सॉलिड, कॉपर सॉलिड, फिर जिंक को हम कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल का आयन के साथ रखते तो भी सेम ही चीज होता ना, जैसे ना 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 ना, वो बोलूंगा बोलूंगा, वो सब है, सब बोलना पड़ेगा, बोलूंगा। बहुत टाइट हो जाएगा, नीचे करता हूँ। वो पॉजिटिविटी सीरीज के नाम पे जो स्कूल किताबों में पढ़ा था उसी को यूज करूंगा।
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, ऑक्सीडेशन जिंक में हो रहा है। हो जाए तो बोलना मुझे। हो गया सर। अच्छा, अच्छा, now listen, huh? What happens now? अच्छा, तो क्या करें हम, रिएक्शंस को सिर्फ ले, रिएक्शन तो दिख रहा है तो रिएक्शंस पे दिमाग, अच्छा एनोड लिख देता हूं। एट एनोड किसी भी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को हमेशा एनोड बोलते हैं। ये एनोड कैथोड है, ठीक है। अच्छा, सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं? सेल नोटेशन के लिए फॉर्मेट है कि हमेशा लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन लिखा जाएगा, ये ऑक्सीडेशन से आप एक्वेस में लिख सकते थे, मैंने लिखा नहीं है। पैरेलल लाइन अंदर रहा, ये उल्टा रिडक्शन ऐसा लिखा जाएगा। आप ये फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, ये कन्वेंशन है। लेफ्ट हैंड वाला हमेशा एनोड होता है, एनोड लेफ्ट हैंड में, एनोड एट लेफ्ट। पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किया गया है वो तुम्हें सॉल्ट ब्रिज दिखा रहे हैं, और राइट हैंड वाला तो कैथोड होगा ही, मैं लिखा नहीं, वो तो पता चलता है। सेल नोटेशन ऐसा होता है, कोई भी सेल की नोटेशन आप ऐसा लिखते हैं। पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या, वो क्लियर कर दो। पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज is to maintain electrical neutrality. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है, एक्सटर्नल वायर में फ्लो करता है, वही करंट फ्लो हो जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट is obtained as current flow. बाय फिजिक्स कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन की उल्टा होगा करंट फ्लो की डायरेक्शन, वो मैंने लिखा नहीं, वो आपको कभी लगेगा काम में तो आप अप्लाई करेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट इज ऑब्टेन्ड एज करंट फ्लो, उसे करंट फ्लो की तरह मिलता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बैटरीज। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसे डैनियल सेल भी कहते हैं, बट ठीक है बाद में करते हैं, वो ना लिखो तो चलेगा। सुनो, इसे वोल्टाइक सेल, सेल नोटेशन वापस बोलेंगे। हाँ, सेल नोटेशन में आप ऑक्सीडेशन को हमेशा लेफ्ट में रखोगे, रिडक्शन को हमेशा राइट में रखोगे। देखो मैंने कैसा लिखा है, ये जिंक टू जिंक प्लस 2, ये तरह ऑक्सीडेशन हुआ,
राइट में लिखने के समय कॉपर प्लस 2 टू कॉपर लिखा था कि मैंने रिडक्शन लिखा है, ठीक है, रिडक्शन हमेशा राइट में रहेगा। तो इसे वोल्टाइक सेल, इसे गाल्वेनिक सेल आदि भी बोलते हैं। अलेसैंड्रो वोल्टा नाम से हुआ था, गाल्वेनी और एक थे, तो इनके नाम से वोल्टाइक, गाल्वेनिक आदि सेल। ये एक एग्जाम्पल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन के साथ, ये एग्जाम्पल, ठीक। अब ना हम क्या करें ना, इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे सेपरेटली। सारे इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कुछ पॉइंट्स डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स, जिसे आप एनोड कैथोड की तरह यूज करते हैं, वो कैसे हो सकता है। several types of electrodes are available. ऐसे में बेसिक डेफिनेशन है सब्सटेंस इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयन। सब्सटेंस इन कांटेक्ट ओन आयन को कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो मैंने उसे लिखा नहीं, हम सेवरल टाइप्स लिखे हैं, तो हर किसी को इलाबोरेट करेंगे तो घूम फिर के वही कंक्लूजन आ जाएगा। पहला कैटेगरी ये होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये बहुत कॉमन होते हैं, जैसे जिंक के साथ जिंक आयन, सिल्वर के साथ सिल्वर आयन, कॉपर के साथ कॉपर आयन, वो सारे मेटल आयन हैं। मेनी वेरी कॉमन इलेक्ट्रोड्स। यूज्ड, जैसे जिंक 2+, कॉपर 2+। अरे मेटल उसे ओन सॉल्युबल आयन, और क्या, Ag+। मेटल इन कॉन्टैक्ट टू ओन आयन इन सॉल्युबल फॉर्म। इनमें सभी में एक कॉमननेस है, मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ its own ion in solution, in soluble form या in solution। अपनी आयन कांटेक्ट में रहे तो होगा ये मेटल। इंटरेस्टिंग क्या है ना, ये सारे इलेक्ट्रोड्स आगे भी जाके आप पढ़ेंगे। अच्छा काम करो, ऊपर भी कर सकता, चलो कर दिया तो कर दिया, अभी लिख देता हूँ। देयर ऑल रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। इनफैक्ट सारे इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल है, आगे भी जो पढ़ेंगे वो सारे रिवर्सिबल। ऊपर भी लिख सकता था मैं, ठीक है, हर हेडिंग में तो एक बार लिखूंगा। दे आर ऑल रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। रिवर्सिबल बोलने का मीनिंग है रिएक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करेगा ना, तो किसके साथ किसे कनेक्ट किया है। ऊपर एग्जाम्पल में तूने जिंक को सिल्वर के साथ कनेक्ट किया था, तो जिंक में ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक को अगर किसी मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करूंगा तो जिंक में रिडक्शन होगा। सब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऐसा होता है रिएक्शंस। ZnS Zn2+, Aq+2E। लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू भी लेफ्ट आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुमने किसके साथ इसे कनेक्ट किया है। They're all reversible electrodes। आप चाहो तो कॉपर 2+ पे एग्जाम्पल ले सकते थे, सिल्वर प्लस पे एग्जाम्पल ले सकते। पार्ट 2, पार्ट 1 सिंपल बहुत, मेटल आयन। पार्ट 2 इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसमें जो एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये पढ़ना है हमें। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल।
क्या क्या लेबलिंग कर देता हूं मैं पहला है कि ये तरह H+ आयंस है, ये प्लैटिनम वेयर है और ये प्लैटिनम सरफेस है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लैटिनम, हालांकि कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, प्लैटिनम प्लेट या प्लैटिनम सरफेस कर सकते हो। प्लैटिनम जरूरी है, तब प्लैटिनम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए फटाफट एक बता देता हूँ, 2 लाइन बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। रिएक्शंस की कोई चिंता नहीं है। हाइड्रोजन गैस रिवर्सिबल एरो 2H+ AQ + 2E। मुझे क्या बोलना है पता है तुझे? सुन मेरी बात को ध्यान से, सर लिखना सारे बच्चे बंद कीजिए, तो सुनिए मेरी बात। इफेक्टिवली तू क्या कर रहा है ना, हाइड्रोजन पास कर रहा है और तेरे मीडियम में H+ आयन है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, नो डाउट एलिमेंट जाके आयन बन रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है सर कि हाइड्रोजन गया, गैस गया, पूरा मीडियम की तरफ बबल हुआ, स्ट्रेट आयन में कन्वर्ट हो गया? इतना आसान नहीं है इसको कराना। हाइड्रोजन जो डाइएटमिक मॉलिक्यूल है, होमोडाइएटमिक हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है, इतनी आसानी से टूटने वाला है नहीं। प्लैटिनम सरफेस उसे प्रमोट करता है। पता है प्लैटिनम सरफेस के ऊपर वो क्या करता है? वो जाके ना टूट के एटम की रूप में एडजॉर्ब होता है, उस सरफेस पे चिपक जाता है। मैंने टेक्निकल टर्म एडजॉर्प्शन बोला, मैंने पढ़ा नहीं तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मेरा एडजॉर्प्शन चैप्टर है। इट प्रेफर्स, उसको अच्छा लगता है कि मैं टूट के वहां एडजॉर्ब हो जाऊं, क्योंकि उसी से उसको फायदा है। यहां से वो आयनाइज करता है। तो प्लैटिनम सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और जब उल्टा रिएक्शन देता है, रिड्यूस होता है, यही सरफेस पे जाकर एटम में कन्वर्ट होता है और वो एटम फिर मॉलिक्यूल बन के निकल जाते हैं। माने ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मॉलिक्यूल यहाँ आके सेट होते हैं, फिर ऊपर भी चलते रहते हैं। तो इसलिए प्लैटिनम सरफेस जरूरी था। प्लैटिनम सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन देता है। ये टेक्निकल टर्म है डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन, माने टूट के एडजॉर्ब होता है। नहीं तो प्लैटिनम सरफेस का क्या इंपॉर्टेंस था वहां? बिना प्लैटिनम से संभव नहीं था कि हाइड्रोजन गैस जाए मीडियम के अंदर, डायरेक्टली आयनाइज कर जाए, ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, मैं आपको यहीं से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। देखिए ब्रेक। एलआरटीएम निकल भी चलेगा वहाँ पे? नहीं, निकल एकदम नहीं होता है। निकल में ना तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को तो अगर पढ़ा है अल्कीन की, निकल में ज्यादा टेम्परेचर लगता है, ज्यादा प्रेशर भी लगता है। प्लैटिनम में बहुत कम टेम्परेचर में हो जाता है, रूम टेम्परेचर में हो जाता है।